तो मैं शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो हमने सुधार कर लिया, कैपिटल को, पूंजी को हमने 7,500 कर दिया, ठीक है, और बाकी कोई सुधार नहीं है। बाकी इसका तलपट का टोटल है वो मैच करेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे तलपट आपके सामने है, और समायोजन जो दिया हुआ है उसमें देखेंगे मशीनरी पर 5% का वार्षिक दर से ह्रास लगाना है, और अन्य डूबत ऋण 1500 रुपए, देनदारों पर बट्टा 5% की दर से तथा देनदारों पर 6% का प्रावधान करना है, ठीक है। तीसरा पूर्व दत्त मजदूरी 1000 रुपए, और विनियोगों पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज है, ठीक है। ब्याज जो इसको हम इम्पेयर्ड इनकम बोलते हैं, मतलब ये वो आय हैं जिनकी गणना हमको खुद करनी है, कहीं पर ये दिया नहीं हुआ है। फिर अंतिम स्टॉक 10,000 रुपए तलपट से बाहर है, इसका मतलब यह व्यापारिक खाते में जाएगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आया ना। अब ये जो सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आरंभिक रहतिया को हम व्यापारिक खाते में लेंगे, ठीक है। 35,000 रुपए यहाँ पर आरंभिक रहतिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद लेना है क्रय। अब क्रय के साथ क्रय वापसी भी दिया हुआ है, तो क्रय को हम ये जो व्यापारिक खाता हम बना रहे हैं उसके राशि के कॉलम में हम नहीं लेंगे, उसको अंदर हम लिखेंगे, तो 1,25,000 रुपए। अब हम देखेंगे वापसी, तो वापसी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्रय वापसी लिखा हुआ है 6,000 रुपए, ओके। 6,000 रुपए क्रय वापसी लिखा हुआ है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे 6,000, ठीक है। क्रय वापसी है तो वापसी हो गया 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसको कम कर देंगे क्योंकि हमको शुद्ध क्रय लेना है सकल लाभ निकालने के लिए। तो 1,25,000 में अगर हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1,19,000 रुपए शुद्ध क्रय को हमको यहाँ पर व्यापारिक खाते में लेना है, ठीक है। फिर 10,000 रुपए आप देखे होंगे, 10,000 रुपए हमने अंतिम स्टॉक लिखा था। अंतिम स्टॉक 10,000 रुपए जो तलपट के बाहर दिया हुआ है, तो इसको हम क्रेडिट पक्ष में, समाकलन पक्ष में व्यापारिक खाते के ले लेंगे यहाँ पर 10,000 रुपए अंतिम स्टॉक, ठीक है। अंतिम रहतिया तलपट के बाहर दिया हुआ है, इसलिए हम इसे व्यापारिक खाते में लिखेंगे। यदि तलपट के नहीं रहता तो क्रय को समायोजित क्रय मान करके इसको अंतिम स्टॉक को इसमें नहीं लिखते, ठीक है। फिर इसमें क्या लेना है, विक्रय। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे विक्रय कितना दिया हुआ है, 2,50,000 रुपए। सबसे पहले नंबर पर ही दिया हुआ है 2,50,000 रुपए विक्रय दिया हुआ है, और साथ में वापसी भी 25,000 रुपए का वापसी भी है, ठीक है। तो 25,000 रुपए हम इसमें से घटा देंगे तो 2,25,000 रुपए आएगा शुद्ध विक्रय, ओके। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, विक्रय को हम ले लेंगे 2,50,000 रुपए। इनसाइड मतलब इसको भी हम अंदर ही लेना है कॉलम के, और उसमें हमको माइनस करना है वापसी, क्योंकि हमको यहाँ पर शुद्ध विक्रय को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापसी कितना 25,000 रुपए हमने देखा था, 25,000 रुपए हम इसमें से माइनस कर देंगे। 25,000 रुपए हमें इसे घटा देना है, तो शुद्ध जो हमारा व्यय होगा वो होगा 2,25,000 रुपए, ठीक है। 50 में 25 चला गया, 2,25,000 रुपए, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से प्रत्यक्ष व्यय हैं जो इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे मजदूरी, ठीक है। मजदूरी देख पा रहे होंगे, मजदूरी 3,000 रुपए। मजदूरी से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझा हुआ है, आप देखेंगे पूर्व दत्त मजदूरी 1,000 रुपए, ठीक है। पूर्व दत्त इसलिए इसे हम राशि कॉलम में नहीं लिखेंगे, मजदूरी से रिलेटेड एक समायोजन है, हमने पढ़ा था। तो इसे हम क्या करेंगे, तो 1,000 रुपए हम क्या करेंगे, वहां पर जो यहाँ पर मजदूरी हुई है, टोटल मजदूरी 3,000 रुपए, इससे हम 1,000 रुपए को माइनस करेंगे, क्योंकि पूर्व दत्त मजदूरी को हम जो समय से पूर्व भुगतान कर चुके हैं, जिसकी सेवा हमने नहीं ली है अभी तक, बिजनेस ने, व्यापार ने नहीं लिया है, तो हमारे लिए एक संपत्ति के रूप में उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। पूर्व दत्त मजदूरी खाता डेबिट, मजदूरी खाता से, ऐसा हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो 3,000 रुपए में हम पूर्व दत्त को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। पूर्व दत्त मजदूरी को हम माइनस कर देंगे, और यहां पर हम लिखेंगे 2,000 रुपए, ओके।
2000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से टोटल लगा देंगे हम, और तो कोई प्रत्यक्ष व्यय यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो टोटल लगा देंगे क्रेडिट साइड का, तो ये हो रहा है 2,35,000 रुपये, और ये जो डेबिट पक्ष का है इसका टोटल अगर हम लगा रहे हैं तो 1,56,000 ही हो रहा है। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, तो यहाँ पर क्रेडिट शेष आएगा, मतलब लाभ आएगा। तो इसके लिए हम टोटल लगा देंगे इधर भी 2,35,000 रुपये, और यहाँ पर हम सकल लाभ का गणना करेंगे। 2,35,000 में 1,56,000 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 79,000 रुपये, ये आ जाएगा सकल लाभ। ठीक है, तो सकल लाभ ये 79,000 रुपये प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये 79,000 रुपये जो सकल लाभ आया है, इसके आगे इसको हस्तांतरित करेंगे हम लाभ हानि खाते में। ये व्यापारिक खाता यहाँ पर पूर्ण हुआ, तो लाभ हानि खाता हम बनाएंगे। तो लाभ हानि खाते में इसी सकल लाभ को हम हस्तांतरित करेंगे। सबसे पहले 79,000 को हम हस्तांतरित कर दिए इस सकल लाभ को लाभ हानि खाते में। अब हम 1 बाय 1 करके हम सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिख कर रखा है डाक व तार। अप्रत्यक्ष व्यय इसमें लेना है, अप्रत्यक्ष व्यय परिचालन, लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय। तो डाक व तार आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है डाक व तार व्यय 600 रुपये। ओके, तो डाक व तार से संबंधित में कोई समायोजन नहीं है, तो सीधे सीधे हम इस 600 रुपये को राशि के कॉलम में लिख देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे बेटा वेतन। अगला जो है वेतन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ अगला वेतन है। वेतन जो है वो भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है। तो वेतन 12,300 रुपये, इससे संबंध में भी कोई समायोजन नहीं है, तो राशि को हम स्ट्रेट अवे बाहर लिख सकते हैं 12,300 रुपये। फिर हम देखेंगे किराया एवं दर। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में किराया एवं दर 1,000 रुपये, यह भी एक व्यय है जो कि तलपट के डेबिट में दिया हुआ है। इसके संबंध में भी कोई भी वो नहीं है, तो इसलिए 1,000 रुपये सीधे सीधे हमने लिख दिया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, पैकेजिंग व परिवहन 500 रुपये, परिवहन व पैकेजिंग 500 रुपये लिखा हुआ है, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में हम लिख देंगे 500 रुपये पैकेजिंग का। ओके, फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो सामान्य व्यय, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य व्यय 400 रुपये। तो सामान्य व्यय हम 400 रुपये लिख देंगे, क्योंकि इसके संबंध में भी कोई भी समायोजन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 400 रुपये लिख दिए। फिर हम देखेंगे बीमा लिखा हुआ है, इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज में जाना होगा। नेक्स्ट पेज में क्योंकि आधा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे और भी व्यय हैं। इसमें बीमा व्यय है 4,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 4,000 रुपये का बीमा व्यय। ओके, 4,000 रुपये का बीमा व्यय, क्योंकि बीमा से संबंध में भी कोई समायोजन नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देनदार है। देनदार एक संपत्ति होता है, चल संपत्ति, इसको ये सीधा तुलन पत्र का मद है, तुलन पत्र में जाएगा। हस्तस्थ रोकड़ भी संपत्ति है, बैंक में रोकड़ भी संपत्ति है, पूंजीगत मदें हैं, मशीनरी भी पूंजीगत मदें हैं, सब तुलन पत्र के आइटम है। फिर हम आगे आते हैं बिजली और ऊर्जा। बिजली और ऊर्जा जो है 5,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ईंधन होता तो इसको प्रत्यक्ष मानते, अब ये बिजली और ऊर्जा है तो इसको हम अप्रत्यक्ष मानेंगे और कारखाना एक्सपेंसेस के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपये हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको 5,000 रुपये हम ले लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। बिजली और व्यय के बाद बट्टा देखिए आप दिया हुआ है डेबिट में तलपट के 3,500 रुपये। ओके, तो 3,500 रुपये हम बट्टा में लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे इसमें बट्टा के बाद आता है डूबत ऋण। अब हम डूबत ऋण से संबंध में समायोजन दिया हुआ है, तो इस समायोजन को हम देखें तो अन्य डूबत ऋण मतलब अतिरिक्त डूबत ऋण दिया हुआ है कितना, 1,500 रुपये। अब इस डूबत ऋण का प्रावधान जब हम करते हैं तो हमें फॉर्मेट याद होगा, फॉर्मेट हमने पढ़ा था। जब हम फॉर्मेट की गणना करते हैं तो कैसे करते हैं, डूबत ऋण उसमें अतिरिक्त डूबत ऋण को जोड़ते हैं। ठीक है, 3,500 डूबत ऋण तलपट में थे पहले से, और 1,500 रुपये के अतिरिक्त डूबत ऋण हुए, तो ये उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये कुल डूबत ऋण हो गए। अब उसमें कहता है कि देनदारों पर 6% का प्रावधान करना है, 6% का प्रावधान करना है। तो देनदार जो है वह
तलपट में दिया हुआ है 50,000 रुपए, यहाँ पर देनदार आप देख पा रहे होंगे ये दिया हुआ है। तो देनदार पर हमको 6% का प्रावधान करना है, लेकिन उसमें चूंकि जो प्रावधान हम करते हैं वह अच्छे देनदारों के लिए करते हैं। हम जो बुरे देनदार हैं उनके ऊपर हम यह 6% का प्रावधान नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस 50,000 में 6% लगाने से पूर्व इस 1,500 रुपए को घटा कर करेंगे। 1,500 रुपए जो अतिरिक्त डूबत ऋण है इसको हमें वहां से हटाना है, ठीक है। और उसके बाद पुराना अगर कोई प्रावधान है तो उसे इनके योग से कम करना है। तो हम देख पा रहे होंगे गत वर्ष का गत प्रावधान जो है वो 4,500 रुपए का पड़ा हुआ है, तो हम इसके बीच में इससे घटाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा जो चालू वर्ष का प्रावधान है और कुल डूबत ऋण है वह इस गत वर्ष के प्रावधान के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अगर पर्याप्त नहीं है और अधिक व्यय हो रहा है तो उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखेंगे। यदि पर्याप्त जो संदिग्ध ऋण प्रावधान है 1,500 यदि वो पर्याप्त है तो उससे हम माइनस करके क्रेडिट है। ये हमने फॉर्मेट देखा था। अब इसके लिए ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डूबत ऋण प्रावधान के लिए डूबत ऋण और अतिरिक्त 1,500 इसको जोड़ना है। तो इसको जो फॉर्मेट है वो तो आपने नोट करके रखा था पूर्व में, तो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मेट को लिखा है। देखिए आप फॉर्मेट को लिखा हुआ है। तो डूबत ऋण प्रावधान कर रहे हैं हम। सबसे पहले डूबत ऋण कितना दिया हुआ है 3,500 रुपए। अब इसमें अतिरिक्त जो इस वर्ष समायोजन में दिया हुआ है और डूब गए, मतलब डूबत ऋण बढ़ गए कितने 1,500 रुपए। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुल जो हमारे डूबत ऋण हो गए वो 5,000 रुपए। अब चालू वर्ष का प्रावधान हमें करना है, जो 6% का प्रावधान है वो 6% का प्रावधान हमको 50,000 रुपए पर करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 50,000 रुपए पे यदि हम 6% का प्रावधान करेंगे उसमें उससे पूर्व ये जो 1,500 रुपए का डूब गए ये हमारे बुरे देनदार हैं। बुरे देनदारों पर हम समायोजन नहीं करते, अच्छे देनदारों को ही हम समायोजन करते हैं, उनके लिए ही। तो इसलिए इस 50,000 रुपए में से हम माइनस कर दे रहे हैं, किसको माइनस करेंगे हम, इस 1,500 रुपए को जो अतिरिक्त डूबत ऋण है समायोजन में। तो 1,500 रुपए हम माइनस कर देंगे और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 6% का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 6% का हम कैलकुलेशन करेंगे 48,500 पर। यह होगा चालू वर्ष का प्रावधान। जैसे 4,500 वहां पर प्रावधान दिया हुआ है गत वर्ष का, वैसे ही जो चालू वर्ष का या वर्तमान समय प्रावधान हम करेंगे संदिग्ध ऋणों के लिए 48,500 पर 6%। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2,910 रुपए। ओके, तो अब 5,000 जो डूबत ऋण है वो और जो प्रावधान हमने अच्छे देनदारों के लिए किया 29,010 रुपए, तो कुल जो हो गया वो हो गया इन दोनों को जोड़ने पर 7,910 रुपए। अब 7,910 रुपए का प्रावधान करने की आवश्यकता है इस वर्ष, जबकि हमने पूर्व से ही गत वर्ष में ही करके रख लिया है। कितना 4,500 या हमको तलपट में मिला। तो इसका मतलब अभी इस वर्ष और करने की जरूरत है। कितना करने की जरूरत है, लगभग 3,510 रुपए, ठीक है। इसमें हम घटा दिए तो 3,510 रुपए। आप देख पा रहे होंगे 7,000 से 4,000 माइनस कर दिए तो 3,000, 900 में से 500 घटा दिया तो हमने 400 और 10 में कुछ नहीं घटाया तो 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा 3,410 रुपए। ये और करने की आवश्यकता है, तो ये हो गया हमारे लिए व्यय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है संदिग्ध ऋण का प्रावधान, ठीक है। अब हमारा एक और समायोजन हम देखेंगे। समायोजन में अगर देखें हम एक समायोजन और है, वह है 2 समायोजन है एक्चुअली। मशीनरी पर 5% की दर से ह्रास लगाना है, यह भी एक समायोजन है, ह्रास का लेखा। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, परिचालन व्यय में ही है लेकिन अप्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5% का। तो मशीनरी देखते हैं हम, मशीनरी कहाँ पर दिया हुआ है, उस पर हमको 5% का हमको लगा देना है डिप्रिशिएशन। ओके, तो मशीनरी यहाँ पर दिया हुआ मशीनरी, ये इसी में मशीनरी दिया हुआ है। देखिए 20,000 रुपए मशीनरी लिखा हुआ है, ठीक है। मशीनरी 20,000 रुपए लिखा हुआ है। तो 20,000 रुपए पर हमें सीधे सीधे स्ट्रेट 5% लगा देना है, ठीक है, मशीनरी पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मशीनरी पर ह्रास हमें लेना है 20,000 रुपए और 20,000 रुपए पर हमें कैलकुलेट करना है
5%, ठीक है, 20,000 पर 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। ओके, 1,000 रुपये आ रहा है तो 1,000 रुपये हम सीधे सीधे बाहर लिख देंगे, क्योंकि और कोई ह्रास नहीं है, अगर होता तो उसमें ऐड करके हम लिखते हैं। ठीक है, एक समायोजन यहाँ पर आप और देखेंगे, यहाँ पर एक और देखेंगे, देनदारों पर, यहाँ पर दिख रहा होगा, देनदारों पर बट्टा 5% की दर से। ओके, देनदारों पर बट्टे का भी समायोजन करना है। ठीक है, तो देनदारों पर बट्टे का समायोजन करने के लिए क्या है, इसी 50,000 रुपए पर करना है, लेकिन इस 50,000 रुपए में जो बट्टा है वो अच्छे देनदारों पर ही किए जाते हैं, तो 1,500 रुपए जो हमारे इस साल डूब गए अतिरिक्त, उसको हम माइनस कर देंगे, तो होगा कितना, 48,500। 48,500 पे जो हमने कैलकुलेशन पहले से संदिग्ध ऋण के लिए कर रखा है, संदिग्ध ऋण के लिए कर रखा है, उनको हम बट्टा जो 5% उनको नहीं करेंगे, तो हमारा जो हमने यहाँ 6% का जो कैलकुलेशन किया था, आप सवाल में देखेंगे, ये जो 29,110 मतलब 2,910 रुपए, इसको भी हम 48,500 में से माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, 48,500 पर हमको 5% बट्टा करना है, लेकिन उसमें हम ये जो इस वर्ष का 6% के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किए हैं 2,910 रुपए, उस पर हम कर देंगे, उसको भी हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल हमको कितना करना है, 48,500 में यदि हम 2,910 रुपए यदि हम घटा दें, तो हमारे पास राशि आएगा 45,590 रुपए। ठीक है, 45,590 रुपए पर हमको कैलकुलेशन करना है 5% का बट्टा। तो 50,000 में सबसे पहले हमने क्या माइनस करना है, 1,500 रुपए, और 1,500 रुपए के बाद फिर 2,910 रुपए जो हमने 6% प्रावधान किया है, वो भी हम, उसको भी हम छूट नहीं देंगे, वो भी हमारे छूट के दायरे में नहीं आएंगे। तो अब हमारे पास बच गए 45,590 रुपए। अब उस पर हमको 5% अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास राशि आ रहा है स्टूडेंट 2,279 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 79 रुपए 50 पैसे आ रहे हैं, तो ये 2,979 रुपए 50 पैसे को हम राउंड में ले लेते हैं, 2,280 रुपए कर देते हैं, पूरा पूरा हम इसको राउंड में ले लेते हैं। ओके, 50 पैसे है तो इसको राउंड में ले लेते हैं, जोड़ने में भी हमको आसानी होगा जो इस सवाल को हम बनाएंगे। तो 2,280 रुपए का देनदारों पर बट्टे का प्रावधान कर रहे हैं, जो हमने 5% लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इनकम की तरफ। ये हमारा ये हो गया, ये इनकम की तरफ अगर हम आए स्टूडेंट, हम देखा हमारा डेबिट का पूरा हो गया है। क्रेडिट की तरफ हम देखेंगे क्या क्या है हमारे लिए। प्राप्ति में दिया हुआ है, देखिए लेनदार लिया हुआ है, तो ये दायित्व है, देवी पत्र दायित्व है, बट्टा जो है 1,000 दिया हुआ है, ये हमारे लिए एक इनकम है, आय है। तो इसको हम लाभानी खाते के इनकम मतलब कि क्रेडिट में हम लिखेंगे, लाभानी खाता से जहां होता है क्या लिख देंगे हम, प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा हमने कितना लिख दिया, 1,000 रुपए। ओके, 1,000 रुपए बट्टा दिया हुआ है। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग है, ये ब्याज जो है नॉन ऑपरेटिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज। देखिए ब्याज लिखा हुआ है 5,400 रुपए। ओके, प्राप्त ब्याज, और यहाँ पर ब्याज के संबंध में एक समायोजन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, विनियोगों पर 5% की दर से और ब्याज दर है, तो दर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम इम्पेयर्ड इनकम बोलते हैं। ऐसा आय जो अनुमानित है, अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अर्जित आय मानेंगे, और इस 5% को हम विनियोगों पर कैलकुलेट करेंगे। तो विनियोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तलपट में दिया हुआ है कितना, 23,100। 23,100 पे हम 5% का ब्याज निकालेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी हमको इनकम की प्राप्ति थी 5,400 रुपए। ओके, तो 5,400 रुपए हम यहाँ पर प्राप्त ब्याज में हम ले लेंगे। ओके, प्राप्त ब्याज में हम ले लेंगे 5,400 रुपए, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, प्राप्त ब्याज दिया हुआ है कितना, 5,400 रुपए। अब 23,100 रुपए जो विनियोग है, ये तलपट में दिया हुआ है, विनियोग एक संपत्ति होता है, उस पर हमको 5% दर से ब्याज मिलना था, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें हम 5% कैलकुलेट करेंगे 23,100 पर, तो ये आ जाएगा 1,155 रुपए। तो कुल ब्याज जो है वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 6,555 रुपए। ठीक है, 5,400 का ऑलरेडी था, तो 6,555 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल देखें, सारे समायोजन हमने समाप्त कर दिए हैं। आप तलपट में देखेंगे कोई भी अब गया है
सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे पूंजीगत मदे हैं, के आइटम। बाकी सारे मदे हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिख लिया है। समायोजन भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा टोटल करने की बारी आती है। तो हम टोटल करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल है 86,555 रुपए। ठीक है, 86,555 रुपए क्रेडिट का टोटल आ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है केवल 33,990 रुपए, ठीक है, डेबिट का। तो इसका मतलब ये शुद्ध या निवल लाभ को दर्शाता है, निवल लाभ को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे 86,555 रुपए, और उसमें 33,990 रुपए को जो डेबिट का टोटल आ रहा है उसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, एक एक करके हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 52,265 रुपए, 565 रुपए, 52,565 रुपए हमारे पास आ गया निवल लाभ या शुद्ध लाभ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो समीकरण है, ये जो सवाल है, इसका व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता पूरा हुआ है। तो मैं शेयर कर रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम तुलन पत्र में जाएंगे। इसका टोटल की तरफ भी ले लेंगे, थोड़ा सा रह गया था, जो निवल लाभ है वो नहीं दिख रहा है, वो एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ले लेंगे, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट में आया नहीं वो। अब ये टोटल तक आ रहा है, तो एक बार और ले लेंगे और दोनों को मर्ज करके हम कॉपी में कर लेंगे। ओके, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हमने लाभ हानि खाता और व्यापारिक खाता, सकल लाभ और शुद्ध लाभ दोनों की गणना हमने की, और बुक के अनुसार क्वेश्चन आंसर भी मैच हो रहा है। सिर्फ हमने सवाल में पूंजी में थोड़ा सुधार किया है। 7,500 की जगह पर हमने कितना लिया है, हमने 75,000 रुपए लिया है। अब हमें इसका तुलन पत्र बनाना है स्टूडेंट। क्या बनाना है, तुलन पत्र। तो हमारे पास हमको शुद्ध लाभ, यहाँ पर ये जो शुद्ध लाभ लिखा हुआ है, निवल लाभ लिखा हुआ है 52,565 रुपए, इसको हमें याद रखना है, इसको हमको पूंजी में जोड़ना है। ठीक है, और ये जितना भी मदें, ये जितनी भी मदें यहाँ पर जोड़ी और घटाई गई हैं, आप देखिए ये 1,000 रुपए हमने यहाँ पर, 1,000 रुपए को क्या किया है, 1,000 रुपए हमने यहाँ पर घटाया है। पूर्व दत्त मजदूरी, तो ये भी जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप, ये जो देनदार है इसका थोड़ा सा अतिरिक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए 1,500 रुपए ये भी जाएगा, 29,10 ये भी जाएगा, और नीचे जो हमने बट्टे का जो हमने यहाँ पर समायोजन किया 2280 ये भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, और जितने भी हमने जोड़े हैं ना यहाँ पर, वो तुलन पत्र में सारे मदें उसमें जाएंगी। तो हम तलपट देखते हैं, तलपट बोल रहा हूँ, तुलन पत्र को देखते हैं। तुलन पत्र में हम सबसे पहले परिसंपत्तियों को लिखते हैं। तो परिसंपत्तियों में हम सबसे पहले स्टूडेंट क्या दिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे परिसंपत्तियों में चालू संपत्तियां या चल संपत्तियां हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जितना बच गया है हमारे सवाल में वो सारे संपत्तियों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हस्तस्थ रोकड़ लिखा हुआ है ना 20,000 रुपए, और बैंक में रोकड़ 40। ओके, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़ 20 और 40। तो सबसे पहले चालू संपत्ति तो यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़। ठीक है, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 रुपए हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़ 40,000 रुपए। ओके, ये दोनों आइटम हमने पूंजीगत मदे हैं, लिख चुके हैं हम संपत्ति पे। फिर हम देखेंगे ऊपर, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देनदार 50,000 रुपए। अब यह भी चालू संपत्ति है, लेकिन इसमें बहुत सारा समायोजन है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारा समायोजन है। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे देनदारों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे हमने यहाँ पर शो किया। सबसे पहले हम विनियोग ले लेते हैं। विनियोग जिस पर हमने कैलकुलेशन किया था 23,100 रुपए। ओके, विनियोग भी एक, चूंकि यहाँ पर दीर्घकालीन नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको चालू संपत्ति में ही लिखेंगे अल्पकालीन मानकर। तो हम विविध देनदार लिखते हैं। विविध देनदार 50,000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, 50,000 रुपए में हमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है उसको देखेंगे। सबसे पहले डूबत ऋण को हम घटाएंगे। अब डूबत ऋण अतिरिक्त कितने थे जो समायोजन में दिए हुए थे, आपको याद होगा 1,500 रुपए अतिरिक्त डूबत ऋण थे। तो इसको हम इसमें से घटा दिए। ठीक है, घटा दिए, हमने घटा दिए तो हमारे पास आ गया
48,500। आपको याद होगा इसी 48,500 पर हम 6% का प्रावधान किए थे। तो जो 6% का प्रावधान आया था वह इसी पर आया था, तो वो आया था 2910, मतलब 2,910। इसको हम कह रहे हैं डूबत ऋण का चालू वर्ष का प्रावधान, नया डूबत ऋण संचय हमने किया था 2910। ओके, तो ये जो नया किया था ये भी हम 48,000 उसमें से घटा देंगे, तो 45,590। आपको याद होगा इस 45,590 पर ही हम 5% का बट्टे का प्रावधान किए थे। तो जो बट्टे का 5% का प्रावधान किए थे उसको यहाँ पर माइनस कर देना है, क्योंकि यह बट्टे का प्रावधान भी हो चुका है इस पर, माने ये देनदारों पर बट्टे का प्रावधान किए थे 5%, तो उस 5% को भी हम 2280 को माइनस कर देंगे, और अब जो आएगा उसी को हम देनदारों पर तलपट में सॉरी तुलन पत्र में हम यहाँ पर शुद्ध देनदार में शो करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से अंतिम रहतिया को भी ले लेते हैं। अंतिम रहतिया 10,000 रुपए था, आपको याद होगा, तो तलपट के बाहर दिया हुआ यह भी एक चालू संपत्ति है, तो हम यहाँ 10,000 रुपए चालू संपत्ति में लिख लिए। ओके, अब हम आते हैं स्थायी परिसंपत्तियों में। स्थायी संपत्तियों के ऊपर, स्थायी संपत्तियों में हमारे पास सिर्फ एक ही संपत्ति थी, वह है मशीनरी। तो याद होगा मशीनरी थी, तो मशीनरी को हमने ले लिया जिस पर हमने ह्रास को घटाना है, क्योंकि ह्रास जो है वह तलपट में माइनस करके हम जो उसका पुस्त मूल्य है उसी को दिखाते हैं। तो तलपट यहाँ पर 20 तलपट से मशीनरी को लिया 20,000 रुपए, और इस पर हमने 5% 1,000 रुपए हमने मूल्य ह्रास लिखा था, याद होगा उसमें लाभ हानि खाते में, तो इस 1,000 रुपए को हम ह्रास को कम कर दिया। तो अब संपत्ति का जो पुस्तक मूल्य है वह है 19,000 रुपए। ठीक है, अब अगले वर्ष का ह्रास 19,000 रुपए पर कैलकुलेट करेंगे या माइनस करेंगे, इतना ही था। फिर उसके बाद है अन्य संपत्तियों में कुछ देख लेते हैं। अन्य संपत्तियां क्या है? ठीक है, अन्य संपत्तियां अगर कुछ है जैसे कि अर्जित कुछ ब्याज वगैरह था, ठीक है, और पूर्व दत्त मजदूरी था, तो अन्य संपत्तियों में हम इसे दिखा देंगे सबसे पहले। ठीक है, जो दो समायोजन थे हमारे पास, ब्याज से अर्जित विनियोगों पर ब्याज, जो ब्याज का कैलकुलेशन हमने किया था, आपको याद होगा 5% हमने कैलकुलेशन किया था, तो इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे अन्य संपत्तियों में। वह है 5150 रुपए। आपको याद होगा हम 1155 रुपए हम यहाँ कैलकुलेट किए थे। 23,100 विनियोग था, इस पर 5% का समय ब्याज है बोला था वो समायोजन में, तो यहाँ पर हमने 1155 मतलब 1,155 रुपए जोड़ा था। तो इसी 1,111 रुपए को हम यहाँ पर अर्जित ब्याज मान करके यहाँ पर हम तलपट में ले रहे हैं। और एक पूर्व दत्त मजदूरी था, मजदूरी पूर्व दत्त जो हमने पहले से भुगतान कर दी है लेकिन अभी तक सेवा नहीं ली है, वो भी हमें संपत्ति में दिखाना है, तो वो जो है 1,000 रुपए यहाँ पर शो करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम टोटल लगा देंगे इसका परिसंपत्तियों का, वो आ रहा है 1,57,565 रुपए। अब हम आते हैं दायित्व, देयताएं और स्वामी की पूंजी के पक्ष में तुलन पत्र में। इसमें हम चालू दायित्व में ले लेंगे लेनदार और विनिमय विपत्र लिखा हुआ था, याद होगा आपको। यहाँ पर हम देखेंगे लेनदार और विनिमय विपत्र दोनों हम चालू, यहाँ पर देखिए ये छोड़ कर रखा था इसको। लेनदार लिया हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और देय विपत्र लिखा हुआ है 20,000 रुपए। ओके, 10-20 लेनदार देय विपत्र, तो यहाँ पर हम दोनों को ले लेते हैं। ओके, दोनों को हम ले लेंगे, लेनदार देय विपत्र और लेनदार यहाँ पर 20 और 10 था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। ओके, पहले लेनदार था 10 और देय विपत्र 20, तो 20-10। ओके, तो चालू संपत्तियां समाप्त हुई। अब स्थायी और दीर्घकालीन संपत्तियां, दीर्घकालीन दायित्व कुछ नहीं है यहाँ पर, दीर्घकालीन कोई दायित्व नहीं है, तो अब आया स्वामी की पूंजी। ओके, स्वामी की पूंजी है लेंगे, क्योंकि दीर्घकालीन रिक्त है तो रिक्त रहने देते हैं। अब स्वामी की पूंजी हमने सुधारा था स्टूडेंट, आपको याद होगा हमें 75,000 रुपए कर दिया था उसको, सवाल में 7500 लिखा हुआ है, तो इसको करेक्शन किया है हमने क्योंकि तलपट का योग जो है वो मैच नहीं हो रहा था। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है? इसमें हमको जोड़ना है निवल लाभ। ओके, निवल लाभ, शुद्ध लाभ। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था याद रखना है, 52,565 रुपए आया था। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, 52,565 रुपए का निवल लाभ है। ठीक है, तो निवल लाभ हम इस पूंजी में जोड़ देते हैं। अतिरिक्त कोई पूंजी अगर उसने व्यापार के मध्य में लगाया होता तो उसको भी जोड़ते, और इसमें पूंजी पर ब्याज को भी जोड़ते, और इसमें घटाते हम आहरण और आहरण पर ब्याज। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए
सिर्फ इसको जोड़ना है और बेटा बैलेंस शीट तुलन पत्र और इसका स्क्रीनशॉट रखें आप। 1,57,565 रुपए